क्या आपने कभी मैकियावेलिनिज्म टर्म सुना है? क्या कभी आपने हेगेलियनिज्म टर्म सुना है? लेकिन आपने मार्क्सिज्म का नाम जरूर सुना होगा। एक ऐसे थिंकर, एक ऐसे फिलोसोफर जो कि फिलोसोफर से कब आइडियोलॉजी बन जाते हैं, वो इंसान कब एक विचारधारा बन जाते हैं, पता ही नहीं लगता है। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा। टॉकिंग पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कार्ल मार्क्स को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो से हम कार्ल मार्क्स के वीडियो सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। हम क्या क्या इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, चलिए सबसे पहले उसका खाका समझ लेते हैं। तो आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले कार्ल मार्क्स का इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और उसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें हम थियरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल समझेंगे। फिर हम उनके सरप्लस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एलियनेशन की थियरी को समझेंगे, और फिर उनके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो इस तरीके से जैसे हमने पहले प्लेटो से लेकर के हेगल के पॉलिटिकल आइडियाज को समझा, पूरी सीरीज को कवर किया, वैसे ही अब हम कार्ल मार्क्स को भी पूरा तह में उतर के समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चाहूंगी कि कार्ल मार्क्स को पढ़ने से पहले आपके मन में जो भी विचार है, जो भी आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, उसको पहले क्लीन कर लीजिए। एक साफ कैनवस के साथ, माइंड के एक साफ कैनवस के साथ कार्ल मार्क्स को समझने की कोशिश करिए। तो जो भी आपके मन में है कि मार्क्स ऐसे थे, मार्क्स वैसे थे, सब कुछ क्लीन कर दो। एक छोटा सा बच्चा कार्ल मार्क्स जो कि ट्रियर जर्मनी में पैदा होता है, उसको समझाने की कोशिश करती हूँ कैसे कैसे बड़ा होता है, कैसे कैसे उसके लाइफ में चेंजेस आते हैं, उसको एक एक करके समझते हैं। तो पहले इस बच्चे को, बच्चे से कैसे बड़ा होता है, कैसे आइडियोलॉजी, थॉट प्रोसेस का फॉर्मेशन होता है, उसके जीवन का एक खाका समझ लेते हैं, ताकि हम एकदम तैयार हो जाएं उसकी आइडियोलॉजीज को समझने के लिए, जो कि इतनी आसान नहीं है। तो उनकी आइडियोलॉजी को समझने से पहले पार्ट फर्स्ट में चलिए पहले कार्ल मार्क्स के दिमाग को समझ लेते हैं कि किन फेजेस से होकर उसको गुजरना पड़ा, ताकि हम उनके तरीके से थोड़ा सोचने की और समझने की कुव्वत पैदा कर पाएं। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो अभी आप भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जहां से भी देख रहे हैं, तो आप अपने देश से इमेजिन करिए कि जर्मनी कहां है। जब भी किसी थिंकर को पढ़ें तो पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि वो कहां से बिलोंग करते हैं। तो हम भारत में हैं अभी, और आप इमेजिन करिए कि यूरोपियन एक देश है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जर्मनी, और हम जिस वक्त बात कर रहे हैं, जिस वक्त की बात कर रहे हैं, उस वक्त जर्मनी एक यूनाइटेड कंट्री नहीं था। उस वक्त जिस जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म होता है, वो एक प्रशियन एम्पायर था, और वो वहां पे जो है कंप्लीट एब्सोल्यूट मोनार्की थी उस वक्त कार्ल मार्क्स लिखते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि वहां की गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से वो इग्नाइट हो जाती है, और उनको देश छोड़ के भागना पड़ता है, एक देश से दूसरे देश। मतलब अंत में उनके जीवन के अंतिम दिनों में उनके पास किसी भी देश की नागरिकता नहीं थी, किसी भी देश का सिटीजनशिप नहीं था, ये हालत थी। इस तरीके से बगावत पे उतर गए। और मैं आपको बता दूं कि कार्ल मार्क्स ने, ऐसा नहीं है कि उनको कहते हैं ना कि कोई गरीबी में पैदा हुआ और हालातों के कारण वैसी चीजें उसको फेस करनी पड़ी। कार्ल मार्क्स ने अपना जीवन खुद चुना। मार्क्स किसी गरीब परिवार में नहीं पैदा हुए थे, एक अच्छे खासे मिडिल क्लास फैमिली में वो पैदा हुए थे। पढ़ाई लिखाई की अच्छे से, उन्होंने अच्छी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में गए। वो एक बहुत ही रिच लड़की से उन्होंने शादी की, और उसके बाद भी उन्होंने ये जीवन चुना, क्योंकि वो अपने आइडियोलॉजी से, वो अपने थॉट प्रोसेस के साथ, वो अपने ईमान के साथ समझौता नहीं किया उन्होंने कभी भी जीवन भर। जो उनको फील हुआ, महसूस हुआ, उसके लिए फाइट करते चले गए, बोलते चले गए, और लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। हालांकि अपने जीवन के दिनों में, अपने जीवित जब तक वो रहे, बड़े बुरे दिन देखे, स्पेशली लाइफ के बाकी अंतिम दौर में बहुत बुरे दिन देखे। बाद में अब हम कार्ल मार्क्स के जो थॉट प्रोसेसेस हैं, उनकी किताबों से पढ़ के समझते हैं और कहते हैं कि भाई वो इंसान सही कह रहे थे। लेकिन उस वक्त जब वो बोल रहे थे, कोई उन पे यकीन नहीं कर रहा था। ठीक वैसी ही बात जो सुकरात के साथ हुआ कि भाई जब वो बता रहे थे, किसी ने यकीन नहीं किया। हमारे कार्ल मार्क्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो चलिए उस बच्चे से मिलवाती हूँ आपको, कार्ल मार्क्स से मिलवाती हूँ। पूरा डेटा डिलीट कर दो और नया एकदम रीसेट करके साथ में बैठो, और चलो मैं तुम्हें कार्ल मार्क्स से मिलवाती हूँ। सिर्फ मिलवाऊंगी नहीं, पूरी मतलब उनसे आपकी दोस्ती करवा दूंगी इस वीडियो के एंड तक। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम उनकी आइडियोलॉजीज को समझेंगे एक एक करके, तो आप पूरी तरीके से तैयार होंगे, प्रिपेयर्ड होंगे। तो देखिए क्या होता है, कार्ल मार्क्स जर्मनी में पैदा होते हैं। उस वक्त जर्मनी प्रशियन एम्पायर का हिस्सा था। मतलब आज की तरह यूनाइटेड जर्मनी नहीं था, बड़े प्रशियन एम्पायर का हिस्सा था, जो कि
एब्सोल्यूट मोनार्की था वहां पे। अब देखिए इनका जो जन्म होता है 5th of May 1818 में ट्रियर में होता है। ट्रियर एक सिटी है, जर्मनी का एक छोटा सा शहर है ट्रियर, वहां पे इनका जन्म होता है। अब ये किसी गरीब परिवार में पैदा नहीं होते हैं। इनके पिताजी जो हैं वो लॉयर थे, वकील हुआ करते थे और चाहते थे कि मेरा बेटा भी वकील बने, उनको भी पढ़ा लिखा के वकील बनाना चाहते थे। तो इस तरीके से जो है कार्ल मार्क्स को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, सोसाइटी के बारे में बड़े क्यूरियस रहते थे, पढ़ाई लिखाई किया करते थे और पिताजी भी पढ़े लिखे थे, काफी एजुकेटेड थे, तो उन्होंने भी काफी सहयोग किया। तो इनके एजुकेशन कैसी रही वो जरा एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपने शहर, जर्मनी के ही शहर ट्रियर में ही वो क्या करते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं। ट्रियर में ही एक हाई स्कूल था, वहां पे वो पढ़ने के लिए जाते हैं। उसके बाद वो बॉन यूनिवर्सिटी में जाते हैं 1835 में। तो बॉन यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई करने के लिए पिताजी भेजते हैं। पिताजी खुद भी लॉयर रहते हैं, चाहते हैं बेटा भी लॉयर बने, वकील बने, तो फिर उनको बॉन यूनिवर्सिटी भेजते हैं। वहां देखते हैं कि भाई बेटा बिगड़ रहा है, गलत सलत लत में पढ़ रहा है, जो पिताजी के हिसाब से गलत सलत थी। तो अब कहते हैं कि भाई इसको बड़ी यूनिवर्सिटी भेजो। तो कहते हैं कि भाई तुम यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन जाओ, वहां जाकर के तुम अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो बर्लिन यूनिवर्सिटी जाते हैं। अब याद करो बर्लिन यूनिवर्सिटी के बारे में, इसके पहले हमने हेगल को पढ़ा है। याद दिला दूं, कार्ल मार्क्स को समझना है तो हेगल को समझना पड़ेगा। हेगल की पूरी वीडियो सीरीज हमने कवर कर दी है, हेगल के प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हेगल को समझने के बाद जब कार्ल मार्क्स को समझेंगे तो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। मार्क्स कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हेगल बस सर के बाद लेटे हुए थे, मैंने उनको सीधा कर दिया। तो बिना हेगल को समझे आप मार्क्स को कैसे समझ सकते हैं? पूरा हेगल कवर किया है, उनको जरूर देखिए। तो कार्ल मार्क्स जो है बर्लिन यूनिवर्सिटी जाते हैं, लॉ की पढ़ाई करने के लिए पिताजी बर्लिन यूनिवर्सिटी भेजते हैं। अब बर्लिन यूनिवर्सिटी में क्या होता है, देखिए जब आपने अगर हेगल को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अपने जीवन के आखिरी दिनों में हेगल जो थे वो बर्लिन यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर थे और उनकी फिलॉसफी से वहां के बच्चे एकदम ओतप्रोत थे। वहां पे जो है यंग हेगेलियन करके एक सोसाइटी थी, वहां पे जाते ही जो कार्ल मार्क्स है उसका हिस्सा बन जाते हैं, मेंबर बन जाते हैं। पढ़ने गए थे लॉ की पढ़ाई करने गए थे, लेकिन बर्लिन यूनिवर्सिटी जा करके फिलॉसफी यानी दर्शन के प्रति उनका रुझान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हेगल को पढ़ने लगते हैं, हेगल को समझने लगते हैं। जो हेगल के फॉलोअर्स थे उनकी ग्रुप्स में बैठना शुरू करते हैं, यंग हेगेलियन सोसाइटी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से फिलॉसफी के प्रति उनका रुझान बढ़ने लगता है। अब आइए थोड़ा सा उनकी, आप समझ गए किस तरीके से हेगल से उनकी मुलाकात हुई। तो मार्क्स जो कि ट्रियर, जर्मनी के छोटे से शहर ट्रियर में पैदा होते हैं, पिताजी लॉयर थे, चाहते थे बेटा भी लॉयर बने, बॉन यूनिवर्सिटी भेजते हैं। लगता है बेटा बिगड़ रहा है तो बर्लिन यूनिवर्सिटी भेजते हैं और बर्लिन यूनिवर्सिटी में जाके बेटे को कौन मिल जाते हैं, हेगल की किताबें, हेगल की ग्रुप्स और सोसाइटीज। वहीं पे अंतिम दिनों में हेगल प्रोफेसर थे तो उनको पढ़ना शुरू करते हैं कार्ल मार्क्स और उनके आइडियाज से इंस्पायर होना शुरू होते हैं और इस तरीके से जिंदगी का सिलसिला शुरू होता है और माइंड शेप होने लगता है। अब देखिए क्या होता है, लव स्टोरी इनकी जान लेते हैं। तो कार्ल मार्क्स जो है वो प्यार में पड़ जाते हैं। नाम इनका होता है जेनी वॉन वेस्टफैलेन। की जो फैमिली का स्टेटस था वो काफी ऊपर होता है। लोगों को यकीन नहीं होता है कि भाई ये मार्क्स को तुमने कैसे पसंद कर लिया, लेकिन मार्क्स की जो पर्सनालिटी थी, उनका जो ऑरा था, उससे वो इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई कि उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे साथ ही जीऊंगी। और फिर हेगल के जो कार्ल मार्क्स है उनके साथ इन्होंने शादी कर लिया और पूरा जीवन इन्हीं के साथ रही। मतलब अंतिम दिनों में जो उन्होंने दुख काटा वो इनके साथ, वो सारे दुख में साथ देती हैं। तो इस तरीके से वो उनकी पर्सनालिटी से प्रभावित होती हैं। अब देखिए इनके अर्ली करियर के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। एक राइटर बनना चाहते थे, एडिटर बन जाते हैं वो एक न्यूज़पेपर में। 1842 में एक न्यूज़पेपर में एडिटर। पहले तो वो प्रोफेसर बनना चाहते थे, उनका सपना था कि बर्लिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने। लेकिन उनकी जिस तरीके से वो रेवोल्यूशनरी काम करते हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ, थोड़ा सा एक बार और बैक ले जाती हूँ और चीजों को एक बार कनेक्ट कराने की कोशिश करती हूँ। देखिए हेगल जिस दौर में बड़े हो रहे हैं उस दौर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और कैपिटलिज्म अपने पीक पे था। यूरोप के जर्मनी में वो रह रहे हैं उस वक्त, ट्रियर में जहां वो उनका जन्म होता है, वहां पे आसपास में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कैपिटलिज्म अपने पीक पे था। अब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हो क्या रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए क्या होता है कि पहले क्या था,
पहले एग्रीकल्चर से समझाती हूँ। पहले नॉर्मली किसान अपना उठा, किसान के पास कोई इसी तरीके के कोई बड़े इक्विपमेंट्स नहीं है, उसने अपना जो छोटा मोटा इक्विपमेंट बनाया है उससे उसने खेती की, अनाज उगाया, बेचा, और वो एकदम संतुष्ट है कि मैंने उगाया, मैंने बेचा, उस पैसे से मेरा घर भी चल रहा है और थोड़े बहुत पैसे भी आ रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने के बाद क्या हुआ कि चीजें, पहले तो लोग बहुत खुश हुए कि भाई अब लार्ज लेवल पे मशीन से चीजें बनेंगी, बिकेंगी, सभी अमीर हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ये छोटे छोटे वर्कर्स थे ना, इनको बड़ी बड़ी मशीनों, बड़ी बड़ी मिल्स में, फैक्ट्रीज में, मशीनों में इनको जो है ऐसा रिपीटेड काम मिल रहा था कि इनको कोई सेल्फ फुलफिलमेंट का एहसास ही नहीं था। आप इमेजिन करिए, आप एक गरीब किसान है, कहानी समझिए, आप एक गरीब किसान है, आप पहले उगाते थे, उसी को बेचते थे, उसी से राशन आता था, आप संतुष्ट थे कि मैंने ये उगाया, खुद क्रिएट किया। इंसान जो है जानवरों से अलग क्यों है? क्योंकि वो क्रिएट कर सकता है, वो अपने माइंड का यूज कर सकता है, वो नई नई चीजें कर सकता है। तो वो इंसान खुश था, आप खुश थे। लेकिन आपके शहर में क्या हुआ कि बड़ी बड़ी मशीनें लग गई, फैक्ट्रीज लग गई। अब क्या हुआ, पहले तो आप खुश हुए कि अरे वाह, काम मिलेगा, बहुत ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, बेचेंगे, बड़ा ऐश करेंगे। लेकिन जब आप गए उस फैक्ट्री में काम करने, तो आपको बोल्ट लगाने का काम मिला। सुबह से शाम तक आप बोल्ट लगाते थे, सुबह से शाम तक आपने बोल्ट लगाया, और उसके बाद आपका मालिक अमीर होता जा रहा है, आप गरीब होते जा रहे हैं। मतलब आपका काम रिपीटेडली वही सेम काम है, उस मशीन से तो उसका फायदा हो रहा है, वो प्रोड्यूस करके लाखों रुपए कमा रहा है, और आप सेम काम, वही डेली वेज आपको मिल रहा है, उतना ही पैसा। तो कोई सेल्फ फुलफिलमेंट वाली फीलिंग नहीं है। आप अब बिल्कुल एक उसी नट बोल्ट की तरह हो गए हैं। उस पूरे मशीन में जो वो नट बोल्ट है, उसी तरीके से आप उस पूरी मिल में एक नट बोल्ट की तरह सेम काम रोज करके ऊब चुके हैं। और कैपिटलिस्ट जो उसके ओनर्स है वो अमीर होते जा रहे हैं, आप गरीब होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उसने लोगों को इस तरीके से बर्बाद करना शुरू किया। और लोग अभी धीरे धीरे ये समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन इसको कार्ल मार्क्स बड़ी गहराई से समझ गए थे। ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि वो दौर क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर, कैपिटलाइजेशन का दौर। और सरकार जो है वो इन सब चीजों को सपोर्ट कर रही है। और जब जो हमारे कार्ल मार्क्स हैं वो उनके विरोध में कुछ बातें लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो फिर उनको बहुत ज्यादा प्रेशर फील करना पड़ रहा है। वो जो है बर्लिन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी थीसिस ही एक्सेप्ट नहीं की जाती थी, क्योंकि वो ऐसे बर्निंग टॉपिक पे लिखते ही थे कि कोई उनको एक्सेप्ट ही नहीं करता था। तो उन्होंने फिर क्या किया, अलग अलग जगह से पीएचडी की डिग्री लेने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए, तो फाइनली प्रोफेसर नहीं बन पाए। उसके बाद न्यूज़पेपर में एडिटर बने। 1842 में एक न्यूज़पेपर में एडिटर बने, लेकिन ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे ज्वलंत आर्टिकल्स लिखते थे कि सरकार गुस्सा हो जाती थी भाई उनके ऊपर, उनके विचारों के ऊपर। तो फिर क्या हुआ कि वो पेपर ही बंद हो गया, और उसके बाद उनके जीवन के चैलेंजेस शुरू होने लगे, और एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक उनको भागना पड़ा। हुआ 1843 में कार्ल मार्क्स और उनकी पत्नी जो है वो पेरिस चले गए, फ्रांस के शहर पेरिस चले गए। अब यहां उनके जीवन में कौन आता है, देखिए, कार्ल मार्क्स को आप कभी सुन नहीं पाते अगर मार्क्स के दोस्त जो एंजल्स हैं, फ्रेडरिच एंजल्स ने उनका साथ न दिया होता। आप सोचिए कि उनके पिताजी जब तक जिंदा थे उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही थी, लेकिन पिताजी के मृत्यु के बाद उनके जीवन में गरीबी सामने आने लगती है, गरीबी उनको दबाने लगती है, और तब उनके जीवन की कठिनाइयां शुरू होती हैं, परिवार के जीवन की कठिनाइयां शुरू होती हैं। एक तो आपके पिताजी नहीं रहे, आपके पास कोई पैसा नहीं रहा, कोई नौकरी नहीं रही, ऊपर से आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, ऊपर से भाई आप सरकार के विरोध में लिखे जा रहे हैं, आप अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर रहे हैं, और फिर आप जो है वर्कर्स के बारे में लिखते जा रहे हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके बारे में लिखते चले जा रहे हैं। तो फिर किस तरीके से नर्क हो जाएगा आपका जीवन। एक देश से दूसरे देश मारे मारे फिर रहे हैं, हर देश में आपका वही हाल हो रहा है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, अपनी पत्नी के साथ जब पेरिस जाते हैं, वहां पे उनकी दोस्ती होती है एंजल्स से। एंजल्स का उनके जीवन में एंट्री होता है। अब एंजल्स कौन है उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो एंजल्स जो हैं वो क्या करते हैं कि एक आर्टिकल पब्लिश कराने आए हुए होते हैं, और वहीं पे उनकी कार्ल मार्क्स से मुलाकात होती है। और बाद में क्या होता है, कार्ल मार्क्स एंजल्स का लिखा हुआ एक आर्टिकल पढ़ते हैं, जिसमें वो वर्कर्स के बारे में इतनी अच्छी, मतलब ऐसी बातें लिखते हैं जिससे कार्ल मार्क्स बहुत प्रभावित हो जाते हैं। उनको लगता है भाई ये मेरा सोलमेट कौन है, कहाँ है ये, इससे मिलूंगा। और बाद में मार्क्स और एंजल्स की दोस्ती बड़ी गहरी हो जाती है। एंजल्स के बारे में मैं आपको बता दूं, एंजल्स के जो फादर थे ना, वो कई सारे टेक्सटाइल मिल यानी कपड़ा उद्योगों के मालिक थे, बहुत
बहुत अमीर आदमी थे एंजल्स के पापा जो थे, वो बहुत सारे कपड़ा उद्योग के मालिक थे। और आप सोचिए जैसे आज का कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उसका खुद का बेटा ही उसके विरोध में लिखना शुरू कर दे, तो एंजल्स के घर में ही ये सारी चीजें हो रही थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन, किस तरीके से लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, वो बड़ी नजदीक से देख रहे थे। तो उन्होंने वो जो एक्सप्लॉइट हो रहे थे वर्कर्स, लेबरर्स, उनके फेवर में लिखना शुरू किया। और कार्ल मार्क्स उनके आर्टिकल्स को पढ़े, बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। दोस्ती गहरी होने के बाद एंजल्स ने कार्ल मार्क्स को और नजदीक से रूबरू कराया कि देखो किस तरीके से इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और कार्ल मार्क्स और अडिग हो गए कि भाई अब आंधी आए या तूफान, मैं तो अपने मिशन पे निकल चुका हूं, अब मैं लोगों को बताता ही रहूंगा कि भाई ये क्या हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वर्कर्स का किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मैं तो ये बताकर ही रहूंगा सबको। और वो बताते ही रहे, अपने जीवन के अंत तक लिखते ही रहे। इस तरीके से एंजल्स अगर नहीं होते, देखो कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने 1848 में एक साथ मिलकर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी है। तो एग्जाम में अगर सवाल आए कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है, तो सिर्फ मार्क्स ने नहीं लिखी है भाई, मार्क्स और एंजल्स दोनों ने मिलकर लिखी है। 1848 में ये किताब पब्लिश हुई थी। अब देखिए अब क्या होता है, अब देखिए हिस्ट्री इज अ हिस्टोरी ऑफ क्लास स्ट्रगल। ये सारी बातें जो हैं वो इस किताब में लिखी जाती हैं। और वो कहते हैं कि पूरे दुनिया के वर्कर्स आओ, एक साथ यूनाइट हो जाओ और हम सिस्टम को चेंज करेंगे। अब ये बुक इतनी रेवोल्यूशनरी होती है कि गवर्नमेंट बहुत गुस्सा हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि अब क्या होता है, मार्क्स हैड टू लीव कंट्री आफ्टर कंट्री, एक देश से दूसरा देश छोड़ना पड़ता है। तो अभी तो सिर्फ वो अपने देश से निकल करके दूसरे देश आए होते हैं, अभी तो वो सिर्फ पेरिस गए होते हैं, फिर उसके बाद वो फिर से जर्मनी, बेल्जियम जाते हैं, बेल्जियम से फिर जर्मनी जाते हैं, फिर पेरिस आते हैं और फाइनली जो है वो लंदन में चले जाते हैं 1849 में। और लंदन में ही उनका आखिरी जो है स्वर्गवास होता है, वहीं पे उनकी मृत्यु होती है। लंदन में उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। अब उनके दोस्त जो एंजल्स होते हैं वो इनको पैसे भेजते रहते हैं ताकि इनका जीवन यापन होता रहे। लेकिन आप सोचिए उस वक्त ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई जैसी चीज नहीं होती थी, तो वो पैसा भेजना भी बड़ा मुश्किल काम होता था। और इस तरीके से बड़ी बड़ी मिजरेबल हालत हो गई थी मार्क्स और उनके परिवार की। आप सोचिए कि ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनके 2-3 बच्चों की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इतनी ज्यादा बुरी हालत कार्ल मार्क्स की हो गई थी। तो फिर लंदन में क्या होता है, मार्क्स जो है वो बाकी का बचा अपना पूरा जीवन लंदन में बिताते हैं, लेकिन उनकी लाइफ वहां बहुत ही खराब सिचुएशन में होती है। एंजल्स उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन में फिर भी नहीं आ पाते हैं। उनकी हेल्थ खराब होने लगती है और अंत में जो सबसे दुखद बात होती है कि उनकी जो सबसे प्रिय पत्नी थी, उनकी दोस्त, उनकी सखी जो पूरे जीवन उनके साथ रही, वो जो है उनकी मृत्यु हो जाती है 1881 में। और उनकी एक जो बेटी होती है उसकी भी मृत्यु हो जाती है 1883 में। तो ऐसे में कार्ल मार्क्स जो है बहुत ज्यादा अंदर से टूट जाते हैं और बहुत दुख पहुंचता है उनको। और अंत में मार्क्स जो है 14 मार्च 1883 में लंदन में ही उनका भी स्वर्गवास हो जाता है। बहुत कम लोग उनके फ्यूनरल में आते हैं। अब सोचिए वो इंसान जो आज एक विचारधारा बन चुका है, उसकी मृत्यु हुई है और कोई उनको एक छोटा सा कॉलम किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गया, कोई जानता नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को नहीं पता कि वो जो बातें कह रहा है वो भविष्य में जाकर कितनी सच होने वाली हैं। ऐसे इंसान थे हमारे कार्ल मार्क्स और उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि भाई हमारे कार्ल मार्क्स की तो डेथ हो गई, लेकिन उनके आइडियाज नहीं बने। वो आज भी हम सभी के दिलों में जिंदा हैं और उनकी लिखी हुई किताबें इतनी ज्यादा फेमस हैं कि उसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो हमारे कार्ल मार्क्स हैं, जैसे कि सभी हर एक फिलोसोफर के जीवन का एक सेंट्रल थीम होता है, एक जो है कहते हैं ना कि एक गोल जहां तक वो पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो हमारे कार्ल मार्क्स का भी गोल यही था। वो देख चुके थे कि किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म मिल करके जो मैक्सिमम पोर्शन ऑफ दिस सोसाइटी है, ज्यादातर लोगों को दबाने की कोशिश कर रहा है, और कैसे इसकी हेल्प से कुछ लोग मिल करके सब कुछ हथिया रहे हैं। सारे मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो भी रिसोर्सेज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, मिल, इन सब के मालिक बने जो कुछ लोग बैठे हैं, कैसे लार्ज अमाउंट में जो वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उसको उन्होंने बहुत करीब से देखा। और फिलॉसफी, दर्शन, ये सब पढ़ने के कारण, लॉ के स्टूडेंट रहने के कारण उनका एक अलग ही पर्सपेक्टिव
पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ और वो पूरे जीवन भर यही सारी बातें लिखते रहे, कहते रहे, बताते रहे। पहले प्रोफेसर बन के बताना चाहते थे लेकिन वो नहीं बन पाए, न्यूज़पेपर में एडिटर बने, वो भी कामयाबी नहीं मिल पाई क्योंकि सरकार से हमेशा वो अपोज उनको झेलना पड़ता था, अपोजिशन झेलना पड़ता था। फिर उसके बाद जो है अपने दोस्त एंजल्स की मदद से अपने जीवन यापन करते रहे और किताबें लिखते रहे, लोगों को अवेयर करते रहे और ये आह्वान करते रहे कि पूरे जो दुनिया के जो वर्कर्स हैं तुम लोग यूनाइट हो जाओ, तुमको सिस्टम में चेंज लेकर आने की जरूरत है, तुमको जो है रेवोल्यूशन करने की जरूरत है। इस तरीके से उनके आइडियाज इंस्पायर करते हैं वर्कर्स को। अब देखो, ये कार्ल मार्क्स के जीवन का पूरा सार है जो हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश की। अब उनके द्वारा लिखी गई कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को हम एक बार देख लेते हैं। एग्जाम में कार्ल मार्क्स की किताबें इतनी बार पूछी जाती हैं और अगर आप कोई रिटन एग्जाम लिख रहे हैं तो उसमें अगर आप लिख दें तो आंसर इतना ब्यूटीफाई हो जाता है कि इसको तो आप मिस ही नहीं कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जैसे कि इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, और किस ईयर में पब्लिश हुई वो भी मैंने लिख दिया है, जर्मन आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल, थीसिस ऑन फ्यूअरबैच, क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, पॉवर्टी एंड फिलोसफी, थियरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत भी बड़ा मजेदार है, एकदम अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। और उसके बाद जो इनकी किताब है द सिविल वॉर इन फ्रांस, 18 ब्रुने ऑफ लुई बोनापार्ट, जो किताब है ग्रुंडरिस और द होली फैमिली। ये सारी किताबें आपके जहन में बिल्कुल अच्छे तरीके से होनी चाहिए और आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि कार्ल मार्क्स की हर एक वीडियो के नीचे आपको एक कार्ल मार्क्स के मास्टर नोट्स का पीडीएफ मिलेगा जिसमें मैंने हर एक थियरी को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं कि कैसे आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं और उसके बाद इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं विद एग्जाम डेट, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ये पूरे मास्टर नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर अभी आपको नहीं दिख रहा है तो कुछ दिनों बाद दिख जाएगा, वापस से आके चेक कर लेना। आप बहुत मिनिमल प्राइस है वहां से जाकर के परचेज कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं मास्टर नोट्स का। हर एक कार्ल मार्क्स की वीडियो के नीचे इसका लिंक मिलेगा। अब देखिए, हमने इस पूरे वीडियो में कार्ल मार्क्स का प्रॉपर इंट्रोडक्शन देखा, उनको प्रॉपर समझ करके अपने दिमाग में एक कैनवस तैयार करने की कोशिश की जिससे कि अब जो कार्ल मार्क्स वो बच्चा, पहले मैंने कहा क्या कि अपने दिमाग का पूरा डेटा डिलीट कर दो, फिर मैंने एक बच्चे से मिलवाया जिसका जन्म ट्रियर जर्मनी में हुआ था जो कि प्रशियन एम्पायर था उस टाइम पे और एब्सोल्यूट मोनार्की थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, कैपिटलिज्म पीक पे था। वैसे जगह पे उसका जन्म होता है, कैसे कैसे बड़ा होता है। फादर लॉयर थे, उसको भी वकील बनाना चाहते हैं लेकिन उसका मन उसमें लगता नहीं है, फिलोसफी पढ़ता है लॉ के साथ साथ, बर्लिन यूनिवर्सिटी जाता है, हेगल के आइडियाज से परिचित होता है। उसके बाद फादर की डेथ हो जाती है और फिर जीवन की कठिनाइयां शुरू होती हैं। अपने आइडियोलॉजीज से समझौता नहीं करता है, अपनी बात कहते जाता है और बीच में साथ मिलता है एंजल्स का जिसकी दोस्ती की मदद से फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, आइडियोलॉजिकल इमोशनल सपोर्ट मिलता है और उसके बाद मार्क्स लिखते जाते हैं, सरकार से विरोध झेलते जाते हैं, कंट्री पे कंट्री बदलते जाते हैं, नागरिकता छूट जाती है और फिर अंत में लंदन में उनकी पत्नी और बेटी का देहांत हो जाता है, टूट जाते हैं, अंत में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनकी आइडियोलॉजीज, उनके आइडियाज अभी तक जिंदा हैं और इस तरीके से मार्क्स जो कि एक इंसान थे वो एक विचारधारा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हमने समझ ली। अब आगे आने वाली वीडियो में उनका सबसे बड़ा मजेदार कंसेप्ट है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। इसको समझेंगे। बिल्कुल समझ नहीं आता है लोगों को कि मैम डायलेक्टिकल क्या है। डायलेक्टिकल आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट तो हेगल ने दिया था, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है। फिर डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म समझ गए तो समझ नहीं आ रहा है कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है। इन सारे डाउट्स को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे और अगले पार्ट में हम कार्ल मार्क्स जो ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इसको डिटेल में समझेंगे। उसके बाद उनके थियरी ऑफ क्लास एंड क्लास स्ट्रगल को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसके बाद उनके सरप्लस वैल्यू, थियरी ऑफ एलिनेशन और एक एक करके सारे आइडियाज को बहुत आसानी से बड़े मजेदार तरीके से समझ करके खत्म करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।